नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैली शर्मा है और आज हम बात करेंगे लंग कैंसर की। लंग कैंसर भारत में ही नहीं परंतु वर्ल्ड में सबसे कॉमन कैंसर है जो कि लोगों को अफेक्ट करता है, वो चाहे मेल पॉपुलेशन हो या फीमेल पॉपुलेशन। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ डेथ्स, cancer related deaths both amongst males as well as females, both in world as well as in India। अब हम जानेंगे कि ये कैंसर कितनी तरह का होता है। तो हिस्टोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये लंग कैंसर दो तरह का होता है। एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर का मतलब है कि उसके अंदर स्मॉल सेल्स प्रेजेंट नहीं है, और स्मॉल सेल लंग कैंसर का मतलब है उसके अंदर एक तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका कि नाम स्मॉल सेल होता है, और इनकी स्टेजिंग और इनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस टोटली डिफ़र करती हैं। मोस्ट कॉमनली 90% ऑफ पॉपुलेशन में हमें नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर मिलता है, और हम जिस स्टेजिंग की अभी बात करेंगे वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो लंग कैंसर की स्टेजिंग होती है वो बेस्ड होती है कि उसने बॉडी के किन किन पार्ट्स को अफेक्ट किया है, किस हद तक अफेक्ट किया है, उस ट्यूमर का साइज़ कितना है, और उसने ग्लैंड्स को कितने हद तक इन्वॉल्व किया है या लिम्फ नोड्स को किस हद तक इन्वॉल्व किया है। इसको हम बोलते हैं TNM स्टेजिंग। टी का मतलब है ट्यूमर, ट्यूमर से रिलेटेड उसका साइज़ या फिर उसके अंदर ट्यूमर रिलेटेड साइज़ या फिर उसने आसपास किन ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया है। एन का मतलब है लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स कितने इन्वॉल्व हैं, या ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ग्लैंड्स किस हद तक इन्वॉल्व है। और एम का मतलब है मेटास्टेसिस, मतलब कि वो ट्यूमर कहीं फैला है या लिमिटेड है हमारी बॉडी के अंदर। तो TNM स्टेजिंग के बेसिस पे हम लंग कैंसर को डिवाइड करते हैं स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक। स्टेज 1 इज़ अर्ली कैंसर, और इसमें अगर डिटेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव है और इसका प्रोग्नोसिस भी सबसे अच्छा है। और जैसे जैसे हमारी स्टेज बढ़ती जाती है हम स्टेज 4 की तरफ पहुंचते हैं। स्टेज 4 का मतलब है पुअर प्रोग्नोसिस, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। स्टेज 3 को हमने डिवाइड किया है 3 स्टेजेस में, स्टेज A, 3A, 3B और 3C। जैसे जैसे हम A से C की तरफ जाते हैं उसका भी प्रोग्नोसिस ख़राब होता जाता है। 3A इज़ गुड प्रोग्नोसिस कंपेयर टू 3C। तो स्टेज 3 में ट्यूमर कहाँ तक पहुँचा है? स्टेज 3 में ट्यूमर लोको रीजनल स्प्रेड हुआ है, यानी कि उसका स्प्रेड लोकल एरिया में है परंतु वो पूरी बॉडी में अभी तक नहीं फैला है। स्टेज 3A होता है कि ट्यूमर इज़ लिमिटेड टू 1 लंग और उसने उसी साइड के ग्लैंड्स को इन्वॉल्व किया है। स्टेज 3B होता है ट्यूमर इज़ लिमिटेड टू 1 लंग और उसने सेंटर की ग्लैंड्स या फिर दूसरे साइड की ग्लैंड्स या फिर हमारे सुप्राक्लाविकुलर ग्लैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं उनको इन्वॉल्व किया है। और स्टेज 3C होता है कि ट्यूमर का साइज़ बड़ा है और उसने इसी तरह से आसपास के या तो ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया है या फिर जो ग्लैंड्स दूसरी साइड पे हैं या मीडियास्टिनल जो सेंटर में जो ग्लैंड्स हैं उनको इन्वॉल्व किया है, या फिर सुप्राक्लाविकुलर यानी कि हमारे कंधे के आसपास जो ग्लैंड्स होते हैं उनको इन्वॉल्व किया है। 3B और 3C में 3C ज़्यादा एडवांस्ड होता है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस फिर से लिमिटेड हो जाते हैं और प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है। तो जब ये लंग कैंसर के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं स्टेज 3A तक की स्टेजिंग में, तो इनका ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी से इनका वी कैन टेक केयर ऑफ़ देम, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो साथ में बाद में कीमोथेरेपी की ज़रूरत या रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। परंतु जब 3B या उसके बियॉन्ड प्रेजेंट करते हैं तो सर्जरी इज़ नॉट अ ऑप्शन एंड दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ बाय कीमो रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी। तो ये सब डिसीजंस बेस्ड होते हैं डिपेंडिंग ऑन टिश्यू के अंदर किस तरह के ट्यूमर मार्कर्स निकले हैं, और all these decisions are taken by multiple doctors who sit together and decide that what treatment needs to be given. Stage 3 के patients generally present करेंगे या तो cough के साथ, उनकी जो खांसी है वो ठीक नहीं हो रही है, it can be dry cough or there can be sputum, there can be some blood stained discharge which is coming through their mouth, or they can present with weight loss, unexplained weight loss, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका weight loss क्यों हो रहा है, और या फिर वो प्रेजेंट कर सकते हैं ब्रेथलेसनेस के साथ, थोड़ा भी चलने के बाद उनकी सांस फूल रही है, या फिर थकान के साथ
अनएक्सप्लेन थकान, उनको समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्यों पूरा दिन इतनी थकान लगती है, या फिर वो प्रेजेंट कर सकते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ, जिसमें कि उनकी आवाज़ बैठ सी जाती है या फट सी जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों और किस कारण से हो रहा है। और इन पेशेंट्स का डायग्नोसिस कैसे होता है, तो इन पेशेंट्स जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जनरली उनके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट, सबसे पहला जो टेस्ट होता है, या एक चेस्ट एक्सरे के ज़रिए डॉक्टर को पता लगता है कि उसमें कैंसर, पेशेंट के अंदर कैंसर के लक्षण हैं या नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार चेस्ट एक्सरे पे वो बता ही पाएँ कि इस पेशेंट में कैंसर है और इसमें नहीं है, परंतु अगर चेस्ट एक्सरे नेगेटिव है यानी कि चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है लेकिन डॉक्टर को लग रहा है कि इस पेशेंट में कैंसर होने का खतरा है, तो ही माइट सेंड यू फॉर अ CECT चेस्ट, विच इज़ अ चेस्ट का फर्दर एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम अच्छे से डिटेल में दोनों लंग्स को स्टडी कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर उस CECT चेस्ट में ये पता लग जाता है कि पेशेंट को कैंसर है या फिर सस्पिशन होता है कैंसर होने का, देन द डॉक्टर माइट सेंड द पेशेंट फॉर PET स्कैन। PET स्कैन इज़ अ होल बॉडी स्कैन एंड इट्स अ न्यूक्लियर स्कैन, सो इट हेल्प्स द डॉक्टर इन असर्टनिंग कि वो कैंसर कहाँ तक फैला है, कितने ऑर्गन्स में फैला है, किस लेवल तक उन ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है। और हो सकता है उस PET स्कैन पे बेस्ड या बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर माइट डिसाइड टू सेंड द पेशेंट फॉर एन MRI और अ बोन स्कैन। सो ये सब डिसीजंस बहुत डायनामिक डिसीजंस होते हैं। नो वन कैन प्रिडिक्ट कि किसी पेशेंट में किन किन टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्सो जब ये सब हो जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद पेशेंट मे बी द डॉक्टर में टेक द पेशेंट अप फॉर बायोप्सी। बायोप्सी में हम जो लंग का टिश्यू है वो निकाल देते हैं और उसको जांच के लिए आगे भेजा जाता है, जिससे पता लगता है कि ट्यूमर अगर है तो किस टाइप का ट्यूमर है और उसके अंदर किस तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं और उन सेल्स के ऊपर ट्यूमर मार्कर्स किस तरह के हैं। तो ये जो ट्यूमर मार्कर्स हैं ये डिटरमिन करते हैं अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो कौन सी कीमोथेरेपी या कौन सी इम्यूनोथेरेपी बेहतर रहेगी उन सब डिसीजंस को लेने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं मोटे तौर पे जो कि फॉलो होते हैं फॉर डायग्नोसिस एंड टू रीच अ कंक्लूजन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द पेशेंट। ये सब डिसीजन आर टेकन बाय द डॉक्टर्स एंड अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। अगर मान लीजिए कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो ऐसे में क्या ये एक डेथ सेंटेंस है हमारे लिए? ऐसा नहीं है। आवर साइंस इज़ वेरी एडवांस्ड नाउ और डिपेंडिंग ऑन स्टेज की कौन सी स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, ही और शी कैन बी वेल टेकन केयर ऑफ बाय द ट्रीटमेंट ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। अगर स्टेज 3A की बात करें तो उसमें 3 में से 1 आदमी 5 साल से ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रह सकता है, परंतु जैसे जैसे वो स्टेज और आगे बढ़ती है नंबर ऑफ जो सर्वाइवल रेट है वो थोड़ा कम होता चला जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कैंसर के इनिशियल साइंस को पहचानें या सिम्टम्स को पहचानें और सही टाइम पे अपने डॉक्टर को अप्रोच करें। और ये भी ज़रूरी है कि हम चीज़ों को मिस ना करें या ट्रीटमेंट ना करें। घर पे बैठ के ये ना सोचते रहें कि ये चला जाएगा या ये ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप करेक्ट टाइम पे डॉक्टर को अप्रोच करें। जो लंग कैंसर है वो TB जो कि इंडिया में एक बहुत कॉमनली पाई जाने वाली बीमारी है, उससे उसके सिम्टम्स बहुत मिलते हैं। तो बहुत बार ये कारण होता है फॉर डिलेड डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सही समय पे सही डॉक्टर से अपनी जांच कराएं ताकि कैंसर सही समय पे पिक हो सके और सही ट्रीटमेंट आपको मिल सके। और आखिरी चीज़ मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। लंग कैंसर का काफ़ी सारे कारण हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर होता है, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ विच वी नो अबाउट इज़ स्मोकिंग। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कृपया सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। औरतों और आदमियों दोनों में ही स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर लंग कैंसर। तो प्लीज़, इट्स अ बैड डिजीज़ टू हैव and what is in your hand, you can take care of that. So please stop smoking. Thank you.